मुंबई के मालाड पश्चिम के साई पैलेस होटल में पत्रकार विकास संघ के 16वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम साइबर संविधान का आयोजन किया गया था। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 121 श्री स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, अमरजीत मिश्रा सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा, महासचिव अजय सिंह, सुनील सिंह, सम्मी उल्ला खान, भानु मिश्रा आदि लोगों ने उपस्थित लोगों का स्वागत सम्मान किया। क्या बोललो ना काय म्हणाल ठाकरे संजय राऊत यांचं आत्ताच एक वक्तव्य आलेलं आहे की ते महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये एकला चलोचा नारा दिल्यात, कुठे ना कुठे महाविकास आघाडीमध्ये प्रश्न निर्माण होत आहे। याच्यात महाविकास आघाडीमध्ये प्रश्नाचा प्रश्नच येत नाही ना। आता स्थानिक निवडणुका आहेत ते मिळून पण लढू शकतात, एकला पण लढू शकतात, त्याच्यात काय नाही। पण त्याच्यात महागठबंधनला काय प्रॉब्लेम होणार असं मला वाटत नाही। आणि येत्या निवडणुकांमध्ये जशी त्यांची तयारी तशी आमची पण तयारी, मला वाटत नाही याच्यात काय मतभेदचा प्रश्न आहे। महानगरपालिकाच्या निवडणुका व्यवस्थित लढू आणि जिंकू। आणि जर जे काँग्रेसच्या कार्यालयावरती हल्ला झाला होता त्याचं कुठे ना कुठे कारवाई तर झालेली आहे, पण राहुल गांधी यांच्यावरती खोटं नरेटिव्ह भाजपाकडनं पसरवलं जातं असं त्यांच्याकडून चूक तर झाली पार्लिमेंटमध्ये, आता ते लपवायचं कसं, मध्ये हे सगळे उद्योग करायचा। याला मारण झाला, काँग्रेसचं पक्ष कार्यालय तोडायचं, महिलांना मारायचं, हे कितपर्यंत योग्य आहे? महिलांचा आदर किती आहे हे दिसतोय ना। पोलीस असताना कार्यालय तोडलं जातं, पोलीस असताना महिलांना मारलं जातं आणि एकालाही अटक करत नाही। दुसऱ्या दिवस चॅनल सगळे तिकडे होते। या टायमालाही आंदोलन झाला, त्या टायमाला पोलीसही तिथे दिसत आहे, आंदोलनकारी दिसत आहे, तोडफोड करत लोक दिसत आहे आणि पोलीसला मारहाण करत आहेत, पोलीसला शिवगाळ करत आहेत आणि पोलीस एवढी लाचार झालेली आहे की त्यांना अटक करत नाही, सगळे बाहेर फिरत आहेत। आणि हे सगळं होत असताना मला वाटतं काय हेच आपला महाराष्ट्र आहे का? असंच आपलं मुंबई पोलीस होती का? हा मुंबई पोलीसचा दर्जा एक नंबरचा या देशामध्ये, हे टिकवलं पाहिजे आणि ते टिकवायची जबाबदारी सरकारची आहे। सरकारने फक्त असा तातूर मातूर FIR दाखल करायचा आणि मग कारवाई नाही करायचा, हे फक्त काँग्रेस पक्षाचा प्रश्न नाही। जर काँग्रेसच्या लोकांनी पण तशी चूक केली तर त्यांनाही तशी शिक्षा झाली पाहिजे, कुठल्याही पक्षाचा असू दे शिक्षा झाली पाहिजे। आपला मुंबई आणि महाराष्ट्राचा हे कल्चर नाही, हे तोडफोड हे ते UP बिहार नाही, हे महाराष्ट्र आहे, संस्कृती आहे, हे टिकवली पाहिजे। शेवटचा प्रश्न, बीडमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या झाली, बीडमधील संतोष देशमुख सरपंचाची हत्या झाली त्यांची, अजूनही मुख्य आरोपीला अटक झालेली नाहीये। आज शरद पवार त्यांच्या भेटीला गेले। तर असं आहे की सगळे पक्षाचे आमदार विधानसभामध्ये एक मत होऊन बोलत असतील की हा गुन्हेगार इकडे या पद्धतीने त्याचा पूर्ण सिंडिकेट चालवतोय, जिल्हा चालवतोय आणि तरी सरकार एवढी लाचार असणार, पोलीस बलला एवढा लाचार करणार, म्हणजे त्याची काय दहशतच आली नाही ना। म्हणून त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, फक्त बोलून नाही चालणार, सरकारने करून दाखवावं लागेल। एक माणसाचे एवढं आतंक आहे तिकडे की कोण घराच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, कोण आपली स्वतःची जागा व महिलांना सुरक्षित नसेल, तरी काय आहे? मला वाटत नाही सरकारने जे बोलले असेंब्लीमध्ये त्याची अंमलबजावणी 24 तासामध्ये केली पाहिजे, गुन्हेगारांना अटक केलं पाहिजे आणि पोलिसांना द्या ना, आमची पोलीस सक्षम आहे, 24 तासामध्ये व्यवस्थित कारवाई करना, फक्त त्यांना फ्री हँड द्या। पत्रकार विकास कार्यक्रम को लगातार क्या करना चाहेंगे पत्रकार विकास तमाम पदाधिकारी? देखिए पत्रकार विकास संघ जो है
अपने पूरे 16 साल पूरे कर रहे हैं और इन 16 सालों में अलग अलग फील्ड से उन्होंने चुन चुन के जो है अच्छे लोगों को हमेशा लाया है और उन्हें जो है इनाम देने का काम किया, उससे प्रोत्साहन देने का काम किया है। आज भी देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज भी उन्होंने जो टॉपिक रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखा है। जिस तरीके से आज़ादी के बाद ये पहले 5-7 साल के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खिलवाड़ होने की बात हो रही है, किस तरह से एक जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री अपना जो है स्टेटमेंट देते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं वो देश का नहीं। आज का जो कार्यक्रम था पत्रकार विकास संघ के लिए, जहाँ पे मुझे समी भाई ने बुलाया था, समीउल्लाह खान जी ने, मैं पहले तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे कभी भी मिस नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि आज के प्रोग्राम का जो अहम मुद्दा था वो संविधान और धर्म की रक्षा थी, जो बहुत ही जरूरी है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आजकल जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं, जो यंग जनरेशन है उनके लिए और सभी के लिए, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया, क्या योगदान रह सकता है अपने संविधान को और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। वो आज जो भी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए जिन्होंने इतनी सारी चीजें हमें बताई कि किस तरीके से हम धर्म के और करीब जा सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा खास एक अहम जो मुद्दा था आज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के लिए मैं क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रसाद के रूप में अलग तरीके का मास्क खिला दिया गया और कई ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह से सभी कोशिश में लगे हुए हैं, कोर्ट से लेकर पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु, सबके सब कि एक सही मार्ग पर आ सके हम सभी, उसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूंगी। इंस्पिरेशनल सॉन्ग है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं गा देती हूँ। राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुतिए टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। तो जिस तरह से मैं अभिनेत्री हूँ और नर्स भी हूँ, कोविड में सब मुझे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती है जीवन में। जैसे कोविड में ऐसा था, मुझे राइट साइड पैरालाइज हुआ था, आईसीयू में काम करने के कुछ 1 साल बाद ऐसा लगता है उस परिस्थिति में कि ये परिस्थिति बहुत कठिन है और नहीं गुजरेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी तलवार हो वो सब उतर जाती है। तो आज जो हमारे धर्म पर संकट है, हमारे संविधान पर संकट है, जो भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें, मेरा ये अडिग विश्वास है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने मार्ग पर अडिग चलते रहे, तो वो सारी चीजें टल जाएंगी और एक बार हमारा भारत देश फिर से सुगम और सौम्य होगा। धन्यवाद। जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से सनातन का सज्ञान सारे विश्व में जाकर के लोगों को दिग्दर्शित करता है, मार्गदर्शित करता है, उस ज्ञान पुंज से लोगों को अभिभूत करता है। ऐसी ज्ञान की भूमि यह वेदों के माध्यम से है और वही वेद हमको सनातन धर्मी बनाता है। हमारा जो धर्म है वो सनातन है। कोई पूछे आपसे कि आप कहाँ से सनातन धर्मी हो, शरीर के सारे अंग आपके हैं पर आपका कोई अंग सनातनी नहीं है, फिर आप अपने आप को गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, कैसे कहते हैं?
आप कैसे कहते हैं कि गर्व से कहो मैं सनातनी हूँ? तो ध्यान रखिएगा, शरीर से आप सनातनी नहीं हैं, आप सिद्धांत से सनातनी हैं। और वो सिद्धांत कौन सा है? वेदो प्रणीतो धर्म। वेद प्रणीत हमारा धर्म है। वेदो अखिल मूल धर्म। वही वेद हमारे धर्म के मूल तत्व हैं, वही जीवन का हमारा सत्व है, और वही सत्व और तत्व के माध्यम से हम अपना भी कल्याण करते हैं और विश्व का कल्याण हो की कामना भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को हम उद्घोषित करते हैं। हम सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ये वो भूमि है, सबके मंगल की कामना करने वाला ये सनातन धर्म है। इसलिए सारे विश्व का मंगल करने वाला और सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश पुंज देने वाला ये सनातन भारत, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत माननीय है। क्योंकि विश्व में दो ही तरह की तो संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति ऐसी है जो आतंकवाद को, अतिवाद को पोषित जन्म देती है, सृजित करती है, और दूसरी संस्कृति वो है जो अतिवाद को, आतंकवाद को पोषित करती है। एक सृजन कर रही है, पोषित कर रही है। दोनों ही अंधकार को पोषित कर रहे हैं, अंधकार को फैला रहे हैं। उन अंधकार को फैलाने के बीच में ज्ञान का प्रकाश देने वाली, शांति का, सद्भावना का, दिव्यता का भाव प्रकट करने वाली यदि कोई संस्कृति है तो वह भारतीय संस्कृति है, वह सनातनी संस्कृति है। जो सनातन, जिसको हम कहते हैं सत्य एवं सनातन, वो सत्य कौन है? वो शाश्वत है, नित्य है। वो शाश्वत नित्य जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो अविनाशी है, जिसका जो आदि है, अनादि है और अनंत है। ऐसे आदि अनादि अनंत सत्य को उद्भासित करने वाला ये भारत भूमि का स्वरूप है, और ऐसे भारत भूमि में हमको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम पत्रकारों के बीच में, हमारे यहाँ पर 3 लोग हैं जो सत्य को उद्भासित करते हैं। वो सत्य को प्रकाशित करने वाले कौन हैं? एक है ये व्यासपीठ, जिसको आप कथाकार कहते हैं, जिसको संत महापुरुष कहते हैं, व्यासपीठ कहते हैं। एक सत्य को उजागर करने वाली पीठ है। दूसरा सत्य को उजागर करने वाला होता है कलाकार, जो अपने आप को समाप्त करके और एक नए स्वरूप को जीवंत कर देता है, वो भी एक सत्य को उद्भासित करता है। और तीसरा होता है पत्रकार। पत्रकार भी सत्य को ही उद्भासित करता है। आपकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सत्य को समाज के सामने रखना है, सत्य को समाज के सामने लाना है, सत्य के माध्यम से समाज को एक दिशा देनी है। इसलिए पत्रकार जगत की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको सत्य को उजागर कर, सत्य को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य प्रस्तुति के लिए होता है, स्तुति के लिए नहीं। और सत्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रणाम की आवश्यकता होती है। उस सत्य को आपको सामने लाना है, क्योंकि आज यदि सत्य को भारत भूमि ने यदि आगे नहीं लाया तो संसार में तो कोई सत्य को मानने वाला है ना सत्य को आगे लाने वाला है। इसलिए सारे विश्व को बचाने की जिम्मेदारी, सारे विश्व को समग्र चेतना देने वाली यदि कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति में आप लोगों का जन्म हुआ है और आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि आप सत्य को प्रकाशित करें, सत्य को सामने लेकर के। आज भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जब बांग्लादेश की चर्चा सुनते हैं तो बांग्लादेश की चर्चा सिर्फ एक उपासना स्थल को मिटाने वाली चर्चा नहीं है। वहां के माध्यम से सारे विश्व को चेत जाना चाहिए कि ये कौन सी संस्कृति है जो उपासना के स्थलों को नहीं तोड़ रही है, सारी मानवता को शर्मसार कर रही है, इंसानियत को शर्मसार कर रही है। हम वो सनातन धर्मी हैं जिसने समग्र विश्व की चेतना को स्वीकार किया, सबको हमने स्वीकार किया, लेकिन बदले में हमको क्या मिला, ये जरूर विचार करने का विषय है। हम सबको शरण स्थली दें, सबको हम अपने जगह में, अपने घर में कोई आए मेहमान बना करके रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा मेहमान आता है, मेहमान नवाजी करते हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन घर के निर्णय करने का अधिकार मेहमान का नहीं होता है।
हम वो सब लोग हैं जो कुत्तों को भी रोटी डालते हैं। भारत का विभाजन यदि हुआ है तो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, और धर्म के आधार पर यदि भारत भूमि का विभाजन हुआ है तो हिंदुस्तान की तकदीर लिखने का अधिकार सिर्फ और सनातन धर्मियों को, भारत भूमि में रहने वालों को। हमें वर्तमान में इस बात की चिंता नहीं है कि सनातन धर्म का क्या होगा, क्योंकि सनातन धर्म तो आदि अनादि है, अनंत है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन को मिटाने वाले मिल गए, सनातन कभी नहीं मिटा है और न कभी मिटेगा। सनातन सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन बात समझने की इतनी सी है, चिंता इस बात की है, सनातन की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है सनातनियों की। सनातनियों की चिंता है। सनातनी कहाँ से होता है? जैसे कि मैंने बताया कि सनातन सिद्धांत है और वह वेदों से प्राप्त होता है, और वह वेद से के सिद्धांत को हम जब तक नहीं पालन करेंगे, हम शरीर से तो सनातनी बन जाएंगे, लेकिन सिद्धांतता स्वभावता सिद्धांत हम सनातनी नहीं बन पाएंगे। आज आवश्यकता है सिद्धांतता सनातनी बनने की, स्वरूप से भी बने, सिद्धांत रूप आचार विचार से भी हम सनातनी बने, इस बात की हमारी चिंता बड़ी आवश्यकता है। और सनातनी विचारधारा क्यों आवश्यक है? सारे विश्व में सनातन चेतना चाहिए, क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारे उदार चेतन ऋषियों ने हमको एक संदेश दिया, वो संदेश दिया कि सारा विश्व वसुधा कुटुंब है, एक परिवार है। हमने सारे विश्व को परिवार माना है, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमने किसी की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने की बात नहीं की, हमने किसी का धन का हरण करने के लिए सनातन का विचार को आगे तक लाने की बात नहीं करी। हमने सिर्फ इसलिए किया कि सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में आनंद आ जाए। हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र इसलिए न बने कि हमको किसी को परेशान करना, हैरान करना है। हम इसलिए सनातन राष्ट्र चाहते हैं, हम इसलिए सनातन राष्ट्र की कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं कि सारा यदि सनातन राष्ट्र हो जाएगा तो सनातन राष्ट्र के साथ में हम राम राज्य की भी संकल्पना करते हैं। क्योंकि रावण हुआ था तब भी सनातन राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, कंस हुआ था तब भी था, लेकिन हम वो राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ राम राज्य का हो नहीं व्यापार, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हम वो सनातन भारत चाहते हैं। इसलिए भारत के वो समय को याद करिए जब भारत माता के हृदय के टुकड़े करके और दो भागों में भक्त कर दिया गया। क्या कष्ट हुआ होगा भारत माता को। जिन लोगों का कोई अधिकार नहीं था, जो यहाँ के थे नहीं, फिर भी भारत माता के दो टुकड़े उन लोगों के लिए कर दिया गया जिनका कोई अधिकार नहीं था, जिन्होंने अनाधिकृत करके बलात् हमारे यहाँ के लोगों को तलवार के बल पर हमारा धर्म परिवर्तन कराया, और धर्म परिवर्तन करा करके यहाँ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, हमारे अधिकारों को बादशाह बन गए। और फिर इसके बाद में जब समय आया तो भारत माता के भी दो टुकड़े कर लिए। ऐसे लोग से हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो हमारे देश को क्या एक होने देंगे? क्या हमारे भारत भूमि का कल्याण होने देंगे? जिस दिन संख्या बढ़ जाएगी उस दिन पुनः फिर एक टुकड़ा कर देने के लिए फिर हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में एक होने की आवश्यकता है, सारे सनातनी एक हो जाएं। और दूसरी बात विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है हिंदुस्तान में। जब हमने पाकिस्तान मान कर वो पाकिस्तान हम वहाँ जाएंगे, जब आपने वो मान लिया तो आपके लिए तो हमने इतनी भूमि दे दी। इस हिंदुस्तान में, सनातन भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? वक्फ बोर्ड की यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में यदि आवश्यकता है तो वैदिक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, वैदिक सनातन परिषद की आवश्यकता है। और भारत सरकार से हमारा यही मांग रहेगी कि भारत एक आचार्य होने के नाते
हमारा यही हमारी संकल्पना है कि भारत में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, जितने उपासना के स्थल हैं, जितने भी देवघर हैं, उनको सरकारी तंत्र से मुक्त कर दिया जाए और उनको वैदिक सनातन बोर्ड की स्थापना करके धर्माचार्यों के हवाले करके सारे धर्मालयों को सनातन बोर्ड के अधीन कर दिया जाए। आप उसका दुष्परिणाम देख रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी जैसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं और बैठने के बाद में क्या करते हैं कि वहां तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो हमारी उपासना का, आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जहां पर हम धन नहीं चढ़ाते हैं, अपना सौंदर्य अपने बाल के रूप में, हमारे पास में धन नहीं है तो हमारा सौंदर्य हमको सबसे प्रिय होता है, हम सौंदर्य के रूप में अपनी प्रिय वस्तु बाल वहां समर्पित करते हैं। ऐसे तिरुपति बालाजी के स्थान पर हमारी आस्था के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। ध्यान रखिएगा, धन चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, पद चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन धर्म यदि चला गया तो वो दोबारा तुम्हारा कभी नहीं आने वाला। इसलिए चिंता धर्म की करनी है। और उस धर्म स्थल से क्या हुआ, जगन मोहन रेड्डी ने सारे वहां पर जैसी सरकार बनी, वहां पर सोनिया गांधी और तमाम लोगों के इशारे पर उसने क्या किया, वहां पर ईसाइयत का प्रचार किया, लोगों को ईसाई बनाया। और जो लोग ईसाई नहीं बन पाए तो एक ईसाई को वहां का ट्रस्ट का चेयरमैन बना करके और सनातन धर्मियों को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से विरोध करने के लिए गो मांस की चर्बी के लड्डू के प्रसाद के रूप में खिला दिया। विचार करिए, 500 वर्षों की हमारी संघर्ष की वह घड़ी थी जब रामलला की स्थापना हुई, कितनी प्रसन्नता का विषय था। सर्वधर्म के नाम पर जय जयकार कर रहे थे, वहां से वो लड्डू लाए गए और वो लड्डू ला करके कण कण लोगों ने अपने मुख में रखा होगा, कितने श्रद्धा से रख रहे थे वो अपने मुख में। और 1.25 लाख लड्डू ला करके 1.25 लाख लोगों को तो खिला ही दिया गया। कण कण में कितने लोगों के पास में क्या होगा, कितने लोगों को धर्म से भ्रष्ट कर दिया। अब विचार करने का विषय है, यदि ऐसी स्थिति, क्योंकि सरकार में तो कोई भी आता रहेगा और जो आता रहेगा वो मनमाफिक लोगों को हमारे धर्मस्थलों का अध्यक्ष बनाता रहेगा और वो ऐसे ही दुष्कर्म और पापकर्म और अनाचरण दुराचरण करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा अनाचरण होता रहा तो हम सनातनी विचारधारा को नहीं बचा पाएंगे, हम भारत की संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने राष्ट्र की मूल भावना अवधारणा को नहीं बचा पाएंगे। जहां हम एकात्मता का भाव रखते हैं, इस देश का मूल स्वरूप यदि कोई है, इस मूल की मिट्टी का कोई स्वरूप है तो धर्म ही स्वरूप है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा और हम पत्रकार जगत से अपेक्षा रखते हैं कि आप उस सत्य को उजागर करिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो और सनातन सिद्धांत को सारे विश्व पर कल्याण के स्वरूप में और भारत की भूमि से वही दिव्य ज्ञान सारे विश्व में जा सके, ऐसी हमारी भावना है। आप सब ने यहाँ पर बुलाया आनंद जी, हम बहुत प्रसन्न हैं कि पत्रकारों के बीच में हमारा क्या काम, लेकिन आपने यहाँ भी हमारा कार्य निकाल लिया, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक विषय है। सबसे बड़ी बात है कि संगठन बना लेना अलग बात है, संगठन को एक परिवार का कराना अलग बात है। मुंबई में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संगठन है, पत्रकारों के बहुत संगठन है, लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कार्य से होती है। पत्रकार विकास संघ पिछले 16 सालों से जिस ढंग से अपने साथियों को एकजुट करके उनके सुख दुख में खबरों को लेकर के हर ढंग से साथ रहता है और उनके कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए साल में एक बार अपना स्थापना दिवस पर उनको सम्मानित करता है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार देखा जाता है कि केवल लिखने वालों को ही पत्रकार माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो फोटोग्राफर है वही पत्रकार मान किया जाता है, उसके काम को भी सराहा जाता है। जो वीडियो में अच्छी एडिटिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। हमारी जो चयन समिति होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि पत्रकारिता की हर विधा हर क्षेत्र को छुआ जाए, उस क्षेत्र में अच्छा करने वाले को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उसको सम्मानित करें। चाहे अंशकालिक पत्रकार हों, किसी भी अखबार से जुड़े हुए हों, उनका जो अनुभव रहता है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसको सम्मान करने के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं कि हर साल उनको हम सम्मानित करें। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी टीम आनंद मिश्र जी के और अजय सिंह सुनील जी के नेतृत्व में हम एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं,
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सब लोग तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे एक परिवार में कोई कार्यक्रम होता है और इसमें सबका सहयोग रहता है और कार्यक्रम सफल होता है तो मन को बड़ी तसल्ली होती है, शांति होती है। निश्चित रूप से ये हमारे नेतृत्व का गुण है कि विशेषता है कि सबको एक सूत्र में माला बना के रखे हुए हैं और हमारा संगठन चल रहा है। अभी तो हम 16 साल हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें तो हम 25 साल मनाए, 50 साल मनाए, 100 साल मनाए, इसी कारण चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? इन 16 वर्षों में पत्रकारों के लिए संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपने देखा होगा पत्रकार केवल लिखते हैं, दूसरों के समारोह में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पत्रकारों का अपना प्रोग्राम है, उनके परिवार जैसा है और यहाँ पर वो आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा प्रशासनिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, धार्मिक स्तर के लोग, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक उत्सव का रूप देते हैं। और इस बात का अभिनंदन करना चाहिए सुनील सिंह का, अजय सिंह का और अध्यक्ष आनंद जी का। इन्होंने 16 वर्षों से इस संस्था को एक परिवार के रूप में बहुत बड़ा विशाल रूप दिया है, जिसमें आप सभी पत्रकार भी शामिल हैं और ये दिनों दिन प्रगति करे, यही काम है। बनाई गई भारी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। जी बिल्कुल, पत्रकार विकास संघ का यह 16वां साल था, खत्म हो गया, 17वां शुरू हो गया और सभी पत्रकार पूरे मुंबई से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार हो, सभी लोग जुड़ते हैं और पत्रकार संघ का यही बल है। पत्रकार विकास संघ इसी वजह से 16 साल पूरा कर पाया है और खास करके हम लोग जो हमारी टीम है वो इतना अच्छा काम करती है और जो मुंबई के गिने चुने पत्रकार हैं जो अच्छा काम करते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो यह मंच हमने इसलिए बनाया है कि उन सभी लोगों को सम्मान दिया जा सके, चाहे अखबार की दुनिया में हो, चाहे कैमरामैन हो, वीडियोग्राफर हो, डिजिटल मीडिया से हो या वह किसी भी तरीके का वेबसाइट चलाता हो, चाहे वो पाक्षिक या साप्ताहिक चलाता हो, सभी वर्ग के पत्रकारों को समावित करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभी को सम्मान मिले और उसी के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। वर्षगांठ के साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं साथ में और हम सब मिलकर एक त्योहार की तरह इस कार्यक्रम को करते हैं और इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे सब अतिथि भी बहुत अच्छे रहे और बढ़िया ढंग से कार्यक्रम हुआ। अजय भैया, आज के मौके पे क्या संदेश देना चाहिए? भानु भाई मेरा बोल